इंडियस वन देखते हैं, प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग किसे बोलेंगे? तो जिसके अंदर बैलेंस शीट हो, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस हो, स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी हो, स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज हो, नोट्स टू अकाउंट्स हो करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। नोट क्या इंपॉर्टेंट रखने की है यहाँ पर? फॉर्मेट जो होता है वो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है इंड एस वर्सेस शेड्यूल 3 के अंदर, तो कंप्लाई क्या करना है? इंड एस को कंप्लाई करना है, इंड एस प्रिवेल करेगा। कैन प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर देन वन प्रीवियस ईयर, हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के। शेल प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट, थर्ड बैलेंस शीट को हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर अप्लाइंग कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से लगाते हुए आ रहे हैं, विच हैज़ द इफेक्ट, और जिसकी इफेक्ट्स जो है ऑन द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट पे पड़ रही है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, या तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट्स कर रहे हैं जिसकी इफेक्ट जो है आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट पे एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर पे पड़ रही है। उसके बाद देखते हैं अगर हम लोग रिक्लासिफाइड कर रहे हैं आइटम इन द बैलेंस शीट को, तब भी हमको करना पड़ेगा। एंटिटीज़ को क्लियरली राइट करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर, किस करेंसी के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए वो एंटिटी को बताना पड़ेगा। फीचर्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रू एंड द फेयर व्यू, कंप्लाइड विथ ऑल द इंड एस, कंप्लाइड करना है सारे इंड एस को, यहाँ पर एक्सप्लिसिट होता है और अनकंडीशनली होता है। नोट्स टू अकाउंट्स हाउएवर ऑडिटर, और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बताना होता है ये सब कि हमने कंप्लायंस किया है सारे इंड एस का, कंप्लाइड करना होता है सारे इंड एस को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। हाउएवर द ऑडिटर क्वालिफाइड, ऑडिटर चाहे तो क्वालिफाइड कर सकता है उसकी रिपोर्ट को। क्यों? बिकॉज अगर वो डिसएग्री करता है, अगर ऑडिटर डिसएग्री करता है किससे? एप्लीकेशंस ऑफ द इंड एस बाय द एंटिटी, जो भी एंटिटी ने इंड एस लगाए हैं उससे अगर ऑडिटर डिसएग्री करता है तो वो क्या कर सकता है? वो अपनी क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि वो डिसएग्री हो गया एप्लीकेशंस को लेकर इंड एस की जो कि एंटिटी ने लगाए हैं। गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेस पे। मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट अगर डाउट लगता है मैनेजमेंट को अगर सिग्निफिकेंट डाउट लगता है एंटिटी की एबिलिटी को लेकर टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब एंटिटी फ्यूचर में कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, उसके लिए अगर मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डाउट लगता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर किए जाते हैं उसको फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पर नहीं प्रिपेयर किया जाएगा, और इसका फैक्ट को डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपोर्टिंग, कितने फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करना है? तो प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 12 महीने के तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। ऑफ सेटिंग्स के अंदर क्या देखते हैं हम लोग? तो एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस, अनलेस जब तक इंड एएस नहीं बोलता, वहाँ तक एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस को ऑफसेट नहीं करना है। अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करना है, मटीरियलिटी को ध्यान में रखना है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देनी है। क्लासिफिकेशन जो होता है असेट एंड लायबिलिटीज़ का, उसको करंट एंड नॉन करंट के अंदर क्लासिफाइड करना होता है। असेट्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं तो क्लासिफाइड करना है असेट्स को, करंट असेट्स अगर एक्सपेक्ट किया जाता है कि रियलाइज्ड होंगे वो असेट्स विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि रियलाइज्ड होंगे तो उनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं क्या? करंट। सेकंड, या तो अगर एक्सपेक्ट किया जाता है कि रियलाइज्ड होंगे ये असेट विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो भी असेट्स है ये रियलाइज हो जाएंगे विद इन 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ के अंदर ये क्या हो जाएंगे? रियलाइज्ड हो जाएंगे। इट होल्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, अगर उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए होल्ड किया गया है तो भी उसको करंट मानेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर इन्वेंटरी या तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट्स एक्सेट्रा। फोर्थ देखते हैं, अगर असेट जो है वो कैश है या तो कैश इक्विवेलेंट है तो भी हम उसको करंट बोलेंगे। ऑल अदर असेट, इसके अलावा जितनी भी असेट्स होती है उसको क्लासिफाइड किया जाता है नॉन करंट। लायबिलिटीज़ को क्लासिफाइड कैसे करेंगे हम लोग करंट के अंदर? अगर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेटल कर दी जाएगी लायबिलिटीज़ को नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स के अंदर तो हम उसको करंट लायबिलिटीज़ मानेंगे, या तो ड्यू कर दी जाए फॉर द सेटलमेंट विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट तब भी हम उसको करंट लायबिलिटी मानेंगे, या तो होल्ड कर रहे हैं हम लोग लायबिलिटीज़ को फॉर ट्रेडिंग पर्पस तब भी हम लोग उसको करंट लायबिलिटी मानेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर TFL डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटीज़।
या तो कैन नॉट बी डेफर, अगर उसको डेफर्ड नहीं किया जा सकता है, सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़ फॉर एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, यानी अगर उसको डेफर्ड नहीं किया जा सकता है सेटलमेंट के लिए एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तब भी हम उसको करंट लायबिलिटी मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लायबिलिटीज इमीडिएटली पेएबल इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और लायबिलिटी को इमीडिएटली पे करने का आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी हो गई है। ऑल दी अदर लायबिलिटी, ऑल जितनी भी लायबिलिटीज़ है, मतलब इनके अलावा जो भी लायबिलिटीज़ बचेगी उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे करंट के अंदर, उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे नॉन करंट के अंदर, सॉरी यहाँ पर नॉन करंट आएगा। यहाँ पर जितनी भी और लायबिलिटीज़ बचेगी उसको हम लोग क्लासीफाइड किसके अंदर करेंगे, नॉन करंट के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ऊपर बताया ये तो करंट था, यहाँ पर नीचे जितनी भी बच जाएगी इसके अलावा उन सबको हम लोग क्या क्लासीफाइड करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्लासीफाइड करेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं नोट्स। ऑपरेटिंग साइकिल किसे बोलेंगे, बिटवीन द एक्विजिशंस ऑफ द एसेट फॉर द प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशंस इन द कैश, मतलब जब एसेट को एक्वायर किया और जब उससे रियलाइजेशंस ऑफ द कैश हुआ, मतलब कैश उससे कैश मिला, जब एक्विजिशंस किया एसेट का और प्रोसेस किया उसको एंड उसके बाद जो रियलाइज कैश हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो पैसा जनरेट हो जाता है तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। ऑपरेटिंग साइकिल में क्या क्या आता है, तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस बाय WIP होल्डिंग पीरियड का प्लस बाय फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड का, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एडवांस जो होता है PPE परचेस करने के लिए जो हम लोग देते हैं उसको हम लोग कैपिटल एडवांस बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ नॉन करंट असेट्स। करंट पोर्शन जो होता है नॉन करंट फाइनेंशियल असेट्स का, ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का, उसको हम लोग क्लासीफाइड करते हैं एज अ करंट असेट या तो लायबिलिटीज। करंट पोर्शन जो होता है नॉन करंट फाइनेंशियल असेट्स का, मतलब मान लीजिए एक लोन है, लोन क्लासीफाइड किया गया है और उसका थोड़ा पोर्शन जो है वो विद इन 12 मंथ के अंदर ड्यू हो रहा है तो उसको हम लोग करंट मानेंगे और बाकी का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग नॉन करंट मानेंगे। वैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि करंट पोर्शन जो होता है नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स का, मतलब एक बड़ी लोन है, अगर उसका कुछ पार्ट विद इन 12 मंथ के अंदर ड्यू हो रहा है तो उसको हम लोग करंट मानेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग क्या मानेंगे, नॉन करंट मानेंगे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज शुड बी क्लासीफाइड एज अ करंट असेट या तो लायबिलिटीज़। लोन पेएबल विद इन द 12 मंथ, अगर लोन पेएबल है 12 महीने के अंदर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट तो उसको तो करंट लायबिलिटीज़ मानते हैं। ईज अगर उसको रीफाइनेंस कर दिया गया, अगर उसको रीफाइनेंस कर दिया गया या उसको रोल ओवर कर दिया गया फॉर एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिर हम लोग उसको नॉन करंट मान सकते हैं लायबिलिटीज़। जो लोन पेएबल थी विद इन 12 मंथ ऑफ द बैलेंस शीट डेट उसको हम लोग करंट बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ है ये। अगर उसको रीफाइनेंस कर दिया गया या रोल ओवर कर दिया गया फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, 12 महीने तक एटलीस्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, फिर नॉन करंट लायबिलिटी मानेंगे। एग्जिस्टिंग लैंडर से अगर किया जाएगा तो बिफोर द बैलेंस शीट डेट, अगर एग्जिस्टिंग लैंडर है और बिफोर द बैलेंस शीट डेट है, मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले कर दिया इसको, तो उसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज़ मानेंगे। लेकिन अगर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट किया गया ये, तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटी मानेंगे। मतलब अगर 31 मार्च के पहले पहले ये चीज़ें कर ली तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलेंगे। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद की तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटी ट्रीट कर सकते हैं। न्यू लेंडर से अगर किया, मान लीजिए एक लोन थी, लोन को क्या कर दिया, रोल ओवर कर दिया या तो रीफाइनेंस कर दिया, रीफाइनेंस किया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया, दूसरे से किया गया, दूसरी बैंक से किया गया, जो एग्जिस्टिंग लेंडर था उसके पास नहीं किया गया, यहाँ पर नए लेंडर के पास से ये किया गया, तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो करंट लायबिलिटी ही रहेगा। एग्जिस्टिंग है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो करंट लायबिलिटी ही रहेगा। लेकिन जो दूसरे से किया गया रीफाइनेंस, दूसरी बैंक से किया गया रीफाइनेंस, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो तो वो नॉन करंट रहेगा। मतलब अगर रोल ओवर करते हो या रीफाइनेंस करते हो बिफोर बैलेंस शीट डेट, अगर एग्जिस्टिंग लेंडर से करते हो, एग्जिस्टिंग लोन के अंदर करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग से नहीं करते, नए लेंडर से करते हो, तो वो करंट लायबिलिटी रहेगा। और अगर बैलेंस शीट डेट के पहले होता है एग्जिस्टिंग के अंदर, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होता है तो वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अगर एंटिटी रीफाइनेंस नहीं कर रही है बट उसका पोटेंशियल है, मतलब वो उसका इतना रिलेशनशिप है कि वो रीफाइनेंस करा सकती है लोन को, तो क्लासिफाइड किया जाएगा उस लोन को करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ओनली। भले ही
पोटेंशियल है उसका, लेकिन फिर भी उसको करंट ही माना जाएगा क्योंकि अभी तक उसने कराया नहीं है। इसलिए इफ़ देर इज़ अ ब्रांच there is a breach, sorry, if there is a breach in the material provisions या तो कोविनेंट या तो कंडीशंस ऑफ द लोन पेएबल आफ्टर द 12 मंथ, अगर कोई ब्रेच हो जाता है किसके अंदर, मटीरियल प्रोविजन के अंदर, कन्वीनियंट के अंदर, या तो कंडीशंस ऑफ द लोन जो कि पेएबल होती है आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, जिसको हम लोग अगर नॉन करंट लायबिलिटीज मान रहे थे, देन द लोन बिकम्स पेएबल ऑन डिमांड, और फिर लोन क्या हो जाती है, डिमांड पे पेएबल हो जाती है, मतलब ऑन डिमांड हो जाती है। तो फिर उस केस के अंदर इस नॉन करंट लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज मानना पड़ता है। बट इफ द एंटिटीज बिफोर द डेट ऑफ द अप्रूवल डेट से पहले ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ये ले लेती है ग्रेस पीरियड एटलीस्ट 12 महीने का, ताकि वो रेक्टिफाइड कर पाए इस ब्रेच को, तो अगर वेव्ड हो जाता है लेंडर के द्वारा, मतलब अब ऑन डिमांड मांग नहीं रहा है लेंडर पेमेंट इमीडिएटली एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेच, मतलब ब्रेच की वजह से जो उसको ऑन डिमांड हो गया था, पेमेंट करना पड़ गया था, अगर वो ऑन डिमांड से हट जाता है, वेव कर देता है लेंडर, तो उस केस में क्या होगा, तो ये लोन जो होगी ये कंटिन्यू रहेगी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट लायबिलिटीज़। लेकिन अगर ऐसा कोई वेव ऑफ नहीं किया जाता और वो ऑन डिमांड में रहता है, तो उस केस के अंदर वो फिर क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर फिर वो करंट लायबिलिटीज़ माना जाएगा। अगर वेवर हो जाता है ऐसा कोई और ऑन डिमांड पे नहीं रहता है, तो फिर उस केस पे हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, तो उस केस में हम लोग इसको नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। इफ़ द एंटिटीज़ अप्रोच द लेंडर्स फॉर द एग्जिस्टेंस of the compliance date in the anticipations of the breach, that is actual breach has not taken place, then the loan will be remain as a non current liabilities only। अगर एंटिटी अप्रोच करता है लेंडर को, मतलब बोलता है लेंडर को कि आप एक्सटेंशन दे दीजिए कंप्लायंस करने का, मतलब मान लीजिए कंप्लायंस की कोई डेट दी है और उससे एक्सटेंशन मांग रहा है कौन मांग रहा है, एंटिटी मांग रहा है लेंडर से, डेट इन दी एंटिसिपेशंस ऑफ द ब्रेच, जो जिस डेट पे वो ब्रेच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसका कंप्लायंस की जो डेट बताई गई है, कंप्लायंस की जो डेट बताई गई है कि इस डेट पे हम लोग कंप्लायंस चेक करेंगे, अगर उस डेट का क्या मांग लिया जाता है, एक्सटेंशन मांग लिया जाता है एंटिटी के द्वारा लेंडर से, और अगर वो प्रोवाइड कर देता है, तो देन द लोन विल रिमेन एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, तो फिर जो लोन है उसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलेंगे। और अगर उस डेट पे नहीं होता तो फिर हम लोग उसको क्या मान लेंगे, करंट लायबिलिटीज़ मान लेंगे। मतलब यहाँ पर अगर कंप्लायंस की डेट जो होती है एंटिसिपेट ऑफ द ब्रांच, मतलब आपने टर्म्स और कंडीशंस को ब्रेच किया है या नहीं किया है, उसकी डेट का कंप्लायंस जिस डेट पे करने वाले हैं लेंडर्स, अगर उस डेट से एक्सटेंशन मांग लेते हैं अगर एंटिटी, और वो एंटिटी को ग्रांट कर दिया जाता है, तो फिर उस केस के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। मीन्स उसको नॉन करंट ही रहने देंगे, फिर उसको करंट में क्लासीफाइड नहीं करेंगे।